हेलो एवरीवन, कल आप सब लोगों ने अपना रिवीजन कल का आई होप स्टडी को एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप सबकी सजेशन के अकॉर्डिंग आज मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड और मार्कर का यूज किया है। आई होप क्रिएटिव बेटर रहेगी। तो आज मैंने कल आपसे जैसे डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और रिएजेंट्स, जो अपने रिएक्टिव रिएजेंट्स थे, इंटरमीडिएट्स थे, उन दोनों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है आज अपना, वो है अपना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि जो अपनी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है AB, उसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ C और D के साथ में। अब इनके साथ में अपन क्या क्या कर सकते हैं वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले अपन रिप्लेस कर सकते हैं इस B को इस C के साथ में, यानी अपन ने A को बॉन्ड बनाया C के साथ और B का बॉन्ड बना दिया अपन ने D के साथ। एक को दूसरे से रिप्लेस किया, इसलिए अपन इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, या फिर अपन इनको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो पहला टाइप हमारे पास आएगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, वो आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखो जो दूसरा टाइप अपने पास आएगा रिएक्शंस का, उसमें अपन क्या करेंगे कि इस बार मेरे पास A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, साथ में ये जो कंपाउंड C और D मैंने लिया है इसको मैं इसके ऊपर ऐड करवाने जा रही हूँ। यानी कि अगर अपने पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन अगर अपने पास में आता है तो अपन नई तरीके की रिएक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे अपन, ये वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे और इस बॉन्ड को जैसे ही अपन ब्रेक करेंगे अपने पास में इस तरीके के कंपाउंड्स बन के आएंगे। यानी रिएक्शन में अपन ने क्या करा, एक जो पाई बॉन्ड था उसको ब्रेक करा और दो नए सिग्मा बॉन्ड अपन ने जनरेट करे। इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक कंपाउंड को दूसरे के ऊपर जोड़ा जाता है उसको अपन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा टाइप हमारा आ चुका है योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा टाइप, अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इस बार मैं इस छोटे से मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके अनसैचुरेशन को ले आऊं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया। तो हमें जनरली तीन टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करवाएं एक परमाणु का दूसरे परमाणु से, योगात्मक एक के ऊपर दूसरे को जोड़ करके उसकी असंतृप्तता अनसैचुरेशन को खत्म कर दे, और तीसरा कि हमारे पास में जो कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन को लेकर के आए एक छोटे से समूह के निष्कासन के द्वारा। ये तीन जनरली हो गई। चौथी जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस आती हैं वो है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस यानी कि पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये जो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं हैं वो जनरली अपन किसी भी रिएक्शन के अंदर आने वाला एक स्टेप रीअरेंजमेंट होता है, वो रीअरेंजमेंट स्टेप है। और अगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करें तो इनमें क्या करना है अपने को, मान लो मेरे पास कंपाउंड है A और B जिससे C और D कनेक्टेड है, मैंने ना इसमें कोई नया कंपाउंड जोड़ा है ना इसमें से कुछ बाहर निकाला है, बस एक रीअरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इस बार A के साथ मैंने जोड़ दिया D को और B के साथ मैंने जोड़ दिया C को। यानी मॉलिक्यूल के अंदर खुद में ही परमाणु एक दूसरे का स्थान ले लें, अपने आप को पुनर्विन्यासित कर ले, रीअरेंजमेंट कर ले उनको, उन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये आज के हमें 4 रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन को। चलो अपन बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं योगात्मक अभिक्रियाओं की। अपने को पता है एडिशन रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप होने हैं। पहला पाई बॉन्ड का क्लीवेज, पाई बॉन्ड जो है उसको टूटना है, और पाई बॉन्ड का जैसे ही क्लीवेज होगा अपने पास में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन के आएंगे, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये 2 काम अपने पास इस रिएक्शन के अंदर होने हैं। अब देखो कल अपन ने पढ़ा था कि रिएजेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के थे, एक इलेक्ट्रोफिलिक थे एक न्यूक्लियोफिलिक थे। उसी के बेस पे अपन इन एडिशन रिएक्शन को 2 पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं। एक होती है अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी होती है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। करना क्या है,
पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इसका मतलब अनसैचुरेशन का होना तो हो गया अपने पास में कंपल्सरी। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अपने पास आना ही चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर अपने पास में कार्बन से उसकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रखने वाला कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी अपन बात कर सकते हैं एल्कीन की। इसके अलावा कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से भी तो सी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ भी अपने पास अनसैचुरेशन है, यानी कि अपन बात कर सकते हैं एल्काइन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो अपने एल्कीन और एल्काइन के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं होती है। ऐसे ही अगर अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो कार्बन के साथ उससे अधिक विद्युत ऋणता वाला कोई और परमाणु जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो वो कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और तभी ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली अप्रोच कर पाएगा। तो इस कंडीशन में अपन बात करेंगे कीटोन की। कीटोन जो होते हैं वो अपने इस टाइप की रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं नाइट्राइल्स की। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अपन अनसैचुरेशन को ला सकते हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी अपन अनसैचुरेशन को ला सकते हैं। यानी अगर अपने को बात करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तो अपन बात करेंगे कीटोन और नाइट्राइल्स की, और अगर अपने को बात करनी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तो अपन बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। यहाँ अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बन के साथ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपन जोड़ेंगे, उसके साथ में कोई भी रिएजेंट डालेंगे। जैसे मान लो मैं कीटोन की रिएक्शन करवा रही हूँ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और मैंने जो कीटोन काम में लिया है वो है ये, कॉमन नेम ध्यान है इसका, एसीटोन। तो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जो प्रोडक्ट अपने पास बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट है अपने पास में एक स्पेसिफिक कंपाउंड जो कि बहुत काम का है। इस कंपाउंड का नाम साइनोहाइड्रीन, याद रखना कंपाउंड का नाम है अपना साइनोहाइड्रीन। इस रिएक्शन की अपने को मैकेनिज्म की स्टडी करनी है कि इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको क्यों कहा गया, ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने ही सबसे पहले अटैक किया। तो अपन मैकेनिज्म के पास अगर चलते हैं तो अपने को नजर आता है कि ये जो अपना एसीटोन है, इस एसीटोन में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, कारण ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। इस कंडीशन में ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आएगा अपना डेल पॉजिटिव चार्ज। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपना रिएजेंट कौन है। अपना रिएजेंट है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ अपने को पता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइनाइड के पास, यानी न्यूक्लियोफाइल अपने पास जो बन के आएगा वो हो गया आपका Cn माइनस, और पास में अपना क्या बच गया H+। तो इस न्यूक्लियोफाइल का अपन इसके ऊपर अटैक करवाते हैं, ये Cn माइनस का अपन ने इसके ऊपर करवाया अटैक। उसके बाद Cn का जैसे ही अपन इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो अपन ये देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बन को, और अपने पास जो स्पीशीज बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। कार्बन को तो अप्रोच कर गया साइनाइड, ऑक्सीजन के पास बच गया उसका नेगेटिव चार्ज। इसके बाद वो जो H+ अपने पास वहां बचा पड़ा है वो H+ इस बार आएगा और अटैक करके जो रिएजेंट अपने पास नया बना करके लाएगा वो रहेगा आपका इस H+ को इस ऑक्सीजन के पास जोड़ देता है, यानी ये CH3 इसकी जगह, ये वाला मैथिल ग्रुप अपनी जगह, इस कार्बन पे एक साइनाइड जोड़ा गया है और इस ऑक्सीजन को अप्रोच कर गया ये वाला हाइड्रोजन, यानी कि अपना बन गया साइनोहाइड्रीन। तो समझ आई अपने को मैकेनिज्म की साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन अपन ने किस तरीके से किया है। खास बात देखो रिएक्शन की, इस स्टेप को अगर अपन देखें तो इसमें अपन कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। पहला स्टेप जो है इसका वो होगा आपका स्लो स्टेप, और जो स्टेप स्लो होता है वो अपना RDS भी होता है और रिवर्सिएबल भी होता है। जो स्टेप अपना फास्ट स्टेप होता है वो RDS नहीं होता है और इरिवर्सिएबल होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। अब देखो इस स्टेप के अंदर अपन ने ये देखा कि ये स्लो क्यों है, क्योंकि अपन एक बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, दो चार्ज स्पीशीज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये वाला अपना हो जाएगा फास्ट स्टेप। तो ये अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म विद द एग्जांपल ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट चलो अब अपना जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको अपन देख लेते हैं। बात कर ही चुके हैं कि रिएक्शन जो है वो अपने को एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखनी है।
तो अपन जो रिएक्शन ले रहे हैं वो करवा रहे हैं अपन एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि अपन एल्कीन के ऊपर ऐड करवा रहे हैं HX को, हाइड्रोजन हैलाइड को अपन इसके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, अभी मैंने रैंडमली एक एल्कीन ली है, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ा है, कारण अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके ऊपर मैं अटैक करवा रही हूँ इस HX का। रिएक्शन का पहले मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म बता देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी वैलेंसी नहीं जोड़ी है, तो मैंने अपने मन से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर लिए। और HX बॉन्ड की पोलैरिटी तो अपने को पता ही है, X की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे रहेंगे। तो जो पहला अपने पास में कंपाउंड बन के आने वाला है, देखो रिएक्शन खुद बोल रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी क्या सेंटर बन के आने वाला है, खुद से सोच के देखो क्या होगा। नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इसको अप्रोच कर जाएगा आपका हाइड्रोजन, पीछे क्या बच गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था उस पर अपन ने जोड़ दिया हाइड्रोजन को, और इस कार्बन पे बच गया अपना पॉजिटिव चार्ज। साथ में कौन बच गया यहाँ पर, X माइनस। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये X माइनस अप्रोच कर जाएगा इस कार्बोकैटायन को, यानी कि इस तरीके से ये जो रिएक्शन है अपनी वो कंप्लीट हो जाएगी। सेम वही काम इसमें करना है। पहले स्टेप में बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, रिवर्सिबल होगा, स्लो होगा, RDS होगा। सेकेंड स्टेप जिसमें अपन चार्ज स्पीशीज को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो अपना फास्ट स्टेप हो जाएगा। अब देखो काम की बात क्या आई कि रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बन के आ रहा है वो एक कार्बोकैटायन है। कल ही अपन ने देखा इस इंटरमीडिएट को कि होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक कौन से क्लीवेज से बनता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से, विषमांश बंध विखंडन से कल ही अपन ने देखा था इस इंटरमीडिएट का बनना। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने के कारण इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी मिल जाती है, यानी रिएक्शन के अंदर मोर देन वन प्रोडक्ट भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब बात यह आई कि मैंने ऐसा क्यों करा कि इस एल्कीन पे कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ा, कारण ये जो एल्कीन है वो अपन दो टाइप की ले सकते हैं। हो सकता है मैं रिएक्शन के अंदर सिमेट्रिक एल्कीन को काम में लूं, और ये भी हो सकता है कि मैं इस रिएक्शन के अंदर एसिमेट्रिक एल्कीन को काम में लूं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म बदलेगी, नहीं, रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बदलेगी, पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर अपने को ये जो X है वो कौन से कार्बन पर जोड़ना है इसको पता लगाना अपने लिए इजी हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली महान आत्मा थी वो महान आत्मा थी मार्कोनिकॉफ। उन्होंने अपना एक रूल दिया था जिसको अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब इसी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ के लॉ की अपने को बात करनी है, जो अपनी इस छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ के। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं अपन मार्कोनिकॉफ के रूल को। रूल क्या बोलता है कि अगर अपन हाइड्रोजन हैलाइड को किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन, असममित एल्कीन के ऊपर जोड़ते हैं तो जो उसका ऋण विद्युतीय भाग यानी कि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो अपनी एल्कीन के उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम हो, और उसका जो धन विद्युतीय भाग यानी कि ये खुद हाइड्रोजन है ये वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके पास में 2-ब्यूटीन का, या अपन एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके की एक सममित एल्कीन का। अब ये तो सममित एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, इसके अंदर अपन किसी भी कार्बन के ऊपर, चाहे इस कार्बन के ऊपर चाहे इस कार्बन के ऊपर HX को ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। किसी भी कार्बन के ऊपर अपन चाहे हैलाइड को जोड़े चाहे अपन उसके ऊपर हाइड्रोजन को जोड़े, रिजल्ट सेम रहने वाला है। पर अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से प्रोपीन वाली एल्कीन का, तो ये एल्कीन अपने को नजर आ रही है कि इसमें जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है। इस बार अपन अगर इस कार्बन पे हेलोजन को जोड़ेंगे अलग रिजल्ट आएगा, और इस कार्बन पे हेलोजन को जोड़ेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं केसेस के लिए मार्कोनिकॉफ ने अपना लॉ दिया था, और क्या बोला कि अगर इस टाइप की एल्कीन के ऊपर अपन HX को ऐड करवाते हैं तो इसका ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये वहां जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो कहाँ जाएगा, इस फर्स्ट वाले कार्बन पे। अगर हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो रेंडमली हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा अपने पास में 2, जो भी हेलोजन रहेगा अपना 2 हेलो प्रोपेन, इस तरीके का कंपाउंड अपने पास बन के आएगा। और जो मैं सिमेट्रिक एल्कीन के लिए कह रही थी, चाहे वो ये वाली एल्कीन हो चाहे जो अपन एग्जांपल लिया 2-ब्यूटीन का,
सिट्रिक एल्कीन है, इनमें अपन किसी भी कार्बन के ऊपर हेलोजन जोड़े, चाहे किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन जोड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो इन केसेस को अपन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीख सकते हैं और अपने पास में बहुत इजीली प्रोडक्ट की अप्रोच आ जाती है। अब देखो, मार्कोनिकॉफ का जो लॉ है उसको ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, अपन तो साइंस के स्टूडेंट रह गए, दिमाग पहले से खराब है, तो क्या करेंगे, जब तक ये अपनी बात को प्रूफ नहीं करेगा अपन इसकी बात को नहीं मानेंगे। तो अगला जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सप्लेनेशन फॉर मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर लॉ। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो चलो जल्दी से अपन एक्सप्लेनेशन दे देते हैं मार्कोनिकॉफ के लॉ के लिए। तो अपन फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो भी अपन ने देखा था प्रोपीन वाला। देखो, इसके अंदर मार्कोनिकॉफ अपनी बात को दो तरीके से प्रूव कर सकता है। पहला तरीका, अपने को पता है कि ये वाला जो मैथिल ग्रुप है इसका इस डबल बॉन्ड की तरफ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा। एज ए रिजल्ट इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ऑब्वियसली अब जाकर के हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। तो हो गया ना मार्कोनिकॉफ का रूल अपना पूरा का पूरा प्रूफ कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, अब जो नया हाइड्रोजन आकर के जुड़ने वाला है वो भी इसी कार्बन पर जुड़ रहा है, और इस कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से कम थे उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब जो भी अपना नेगेटिव पार्ट है, जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल है, वही जाकर के इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है। तो पहला अपने जो दिखाया, पहला प्रूफ जो मार्कोनिकॉफ के एक्सप्लेनेशन के लिए आता है वो है प्लस आई इफेक्ट ऑफ मैथिल ग्रुप। मैथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट अपने को यहाँ पर ये शो करता है। सेकंड देखना, सेकंड अपने पास में जो एग्जांपल आएगा वो ये आएगा कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को दोनों तरफ मूव करके देख लेती हूँ, यानी कि इस बार मैंने क्या किया कि ये जो अपना डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक बार तो मैंने इस तरफ एरो घुमाया है और दूसरी बार मैंने इस एरो को इस तरफ घुमा दिया। अपन इन दोनों ही वे में बनने वाले जो अपना इंटरमीडिएट है कार्ब कैटायन उसकी स्टडी करते हैं। इसके ऊपर मैंने H+ को अटैक करवाया है और अब इन दोनों ही वे, इस तरफ मैं एरो वाला लिख रही हूँ, इस तरफ डैश डैश वाला लिख रहे हैं। अगर ये जो डैश डैश वाला साइन अगर अपन देखें तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ इसको अप्रोच कर जाएगा, यानी कि CH3 इस कार्बन को अगर अप्रोच कर गया हाइड्रोजन तो CH2 और इस वाले कार्बन के ऊपर बच गया अपना पॉजिटिव चार्ज। और अगर अपन ये जो मैंने विदाउट डैश जो एरो बनाया है इसके ऊपर अप्रोच करते हैं, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ इसको अप्रोच कर जाएगा, यानी कि इस बार जो कंपाउंड बन के आएगा H+ इसको अप्रोच कर गया तो ये हो गया CH3, इस कार्बन पे बच गया पॉजिटिव चार्ज। अगर कैटायन की स्टडी करें तो ये है अपना 1 डिग्री कार्ब कैटायन, जबकि ये है अपना 2 डिग्री कार्ब कैटायन। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऑफ कोर्स 2 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो अपने को तो पता है कि रिएक्शन उसी पाथवे से होती है जहां से बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल बने। तो इसके लिए अपने पास जो सेकंड प्रूफ आ गया वो आ गया इस 2 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट अपने को ये प्रूफ करता है कि मार्कोनिकॉफ का रूल जो है वो एकदम स्टेबल है, एकदम सही है, एकदम हर जगह से प्रूफ करने लायक है। तो अपने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं कि मैथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन कर देती है। पर अब सुनो एक और गड़बड़, मार्कोनिकॉफ रूल जहां तक सही चल रहा था तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड ने एंट्री ली, पेरोक्साइड के एंट्री लेते ही मार्कोनिकॉफ का रूल जो है वो उल्टा पड़ गया। तो वहीं से नया टॉपिक अपने पास आता है पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। तो चलो अब अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे। ये क्या होता है कि अगर अपन ने रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा पेरोक्साइड ऐड कर दिया, रिएक्शन के अंदर अपन ने पेरोक्साइड का एडिशन कर दिया तो रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने लग जाती है। रिएक्शन अगर मुक्त मूलक क्रियाविधि या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने लग जाएगी तो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ होगा। अगर वो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन प्रोडक्ट को बोल देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और इसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण अपोजिट मार्कोनिकॉफ
प्रोडक्ट बनने के कारण इस नियम को, इस इफेक्ट को अपन बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो कैसे होता है, फिर से अपन वही प्रोपीन वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है अपना कंपाउंड प्रोपीन, इसके ऊपर अपन ऐड करवा रहे हैं HBr को। रिएक्शन में मैंने डाल दी है थोड़ी सी पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ या अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या हो गया, इस बार ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जहां से हाइड्रोजन पहले से ही कम हो। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इस बार हाइड्रोजन अप्रोच कर जाएगा इस कार्बन को। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन को अप्रोच कर गया तो साइमल्टेनियसली ब्रोमीन कहाँ जाएगा, इसके पास। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो अपने पास आएगा कि इसके ऊपर हाइड्रोजन का ऐड हुआ है और इसके ऊपर अपना Br का ऐड हुआ है। ये जो प्रोडक्ट बन के आया है वो मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट है और इसका कारण फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का होना। अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, किस तरीके से ये बनता है, उसको अपन जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। पेरोक्साइड इफेक्ट की मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले ये जो एल्किल पेरोक्साइड अपन ने लिया है ये बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव होगा और उससे रेडिकल्स बन के आएंगे। क्योंकि पहले स्टेप के अंदर रेडिकल बन के आ रहे हैं तो अपन इसको बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप या फिर अभिक्रिया प्रारंभक पद। सेकंड स्टेप के अंदर ये जो बना हुआ रेडिकल है वो HBr के साथ रिएक्ट होकर के Br रेडिकल को जनरेट करने का काम कर रहा है। इस स्टेप को अपन बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। उसके बाद ये जो Br रेडिकल बन के आया है ये इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। अब देखो अपने को पता है कि इस बार ये डबल बॉन्ड जो है वो होमोलॉजिकली क्लीव होना है। एक रेडिकल इस पे आएगा और एक रेडिकल इस पे आएगा। ये जो रेडिकल है वो आपका 2 डिग्री रेडिकल है, ये जो रेडिकल है वो आपका 1 डिग्री रेडिकल है। 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन रेडिकल मोर स्टेबल होता है। क्योंकि ये लेस स्टेबल है इसीलिए ये इस रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और अगर ये इस रेडिकल के साथ जो रिएक्ट कर गया तो CH2 के साथ तो Br ऐड हो जाएगा और अपना जो रेडिकल है वो इस CH पे बचा रह जाएगा। अगर ये 2 डिग्री रेडिकल बचा रह गया तो अगले स्टेप में यहाँ से जो नया रेडिकल जनरेट होगा H रेडिकल वो जाकर के इस कार्बन वाले रेडिकल पे जुड़ जाएगा। अगर इस पे ये जुड़ गया तो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा CH2 रेडिकल और अपना जो बच गया वो है Br रेडिकल। लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, बने हुए सारे रेडिकल एक दूसरे के साथ में जुड़ करके स्टेप को खत्म कर देंगे, रिएक्शन को खत्म कर देंगे, जिसको अपन बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। उससे पहले अपने को जो वांटेड प्रोडक्ट था वो तो यहाँ पे मिल चुका है। यही प्रोडक्ट तो बनाया था अपन ने एंटी मार्कोनिकॉफ में। क्यों बना, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म हुई, 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल था, बचा रह गया इसलिए ही गड़बड़ हो गई। इसी के साथ अपना पहला टॉपिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। अब स्टार्ट करते हैं अगली रिएक्शन को जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। विलोपन अभिक्रिया में अपन ये बोले थे कि इस बार जो पाई बॉन्ड है उसको तो होना है ब्रेक, पाई बॉन्ड को तो होना है ब्रेक। एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनने वाले हैं, 2 नए सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्मेट होने वाले हैं। अभिक्रिया में अपन एग्जांपल लेने वाले हैं इस अभिक्रिया का CH3 CH2 Cl को मैंने यहाँ पर लिया है। रिएक्शन करवाने जा रही हूँ मैं एल्कोहलिक KOH के साथ में। एल्कोहलिक KOH के साथ में जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो होगा एक एल्कीन, साथ में बनेगा KCl, साथ में बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। इस अभिक्रिया में देखो क्या किया अपन ने, यहाँ से Cl को हटाया है, यहाँ से हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है, अपने पास में एल्कीन बन करके आई है। इस अभिक्रिया के अंदर अपन ने यहाँ से एक छोटे अणु का निष्कासन किया है, इसीलिए अभिक्रिया को अपन ने विलोपन अभिक्रिया का नाम दिया है। ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसको अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक आएगी अपने पास में E1 एलिमिनेशन, एक आएगी अपने पास में E2 एलिमिनेशन, यानी कि यूनिमोलिक्यूलर एक का अणुक विलोपन अभिक्रिया, और दूसरी जो अपन देखेंगे वो होगी बाई मॉलिक्यूलर यानी कि द्वि अणुक विलोपन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया की मैकेनिज्म मैं इसी रिएक्शन के लिए आपको ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ। इस रिएक्शन के लिए अपन यूनिमोलिक्यूलर भी देखेंगे, बाई मॉलिक्यूलर भी देखेंगे और इनके बीच का फर्क भी देखेंगे। जल्दी से अपन शुरू करते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे थे यूनिमोलिक्यूलर और बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन की। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं वो अभी अपने को पता चल जाएगा। रिएक्शन के अंदर पहला जो स्लो और आरडीएस स्टेप है उसके अंदर ये कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से अपने इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीव करा। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिशिएंट हुआ,
पड़ोस वाले कार्बन के हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अपने इलेक्ट्रॉन अगर इसने यहाँ इसको दे दिए तो यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हो गया और अपने पास एज ए रिजल्ट एल्कीन बन करके आ गई। इस रिएक्शन में देखो जो इसका स्लो और आरडीएस स्टेप है उसके अंदर केवल एक रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को अपन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। जबकि बाइमोलिकुलर रिएक्शन में अगर अपन देखें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक रिएक्टेंट के ऊपर पहले ही स्टेप में हो जाता है, जो कि अपना स्लो और आरडीएस स्टेप है। इस स्टेप के अंदर देखो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा क्योंकि वो एक बेस है, तो ये इसको अप्रोच करेगा। साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए जाए, कारण क्लोरीन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। उसकी वजह से अपने पास कुछ इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आएगी जहां अपन सारे बॉन्ड की ब्रेकिंग और नए बॉन्ड की मेकिंग दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अपना, उसके और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग बनने से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा वहां पर साइमल्टेनियसली एक नया पाई बॉन्ड बनता हुआ अपने को दिखेगा, जो कि यहाँ अपन ने बनाया है। और ये क्लोरीन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ करके निकल जाएगा। इस तरीके से ये Cl माइनस अपना निकल गया बाहर। ये रिएक्शन होती है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन की। दोनों मैकेनिज्म E1 और E2, इसी के साथ अपनी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो भी यहाँ पर होती है खत्म। तो आप सब लोगों को ये वाले मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, तो अब जल्दी से एक रिएक्शन आप लोग सॉल्व करके देखिए। इस बार अपने पास जो कंपाउंड है वो है एथेनॉल। एथेनॉल को आपको एसिडिक मीडिया के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना है। एसिडिक मीडिया में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट करोगे। प्रोडक्ट मैं आपको बता देती हूँ, इतना काम मैं कर देती हूँ। प्रोडक्ट जो है वो एथीन बन के आएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को ड्रॉ करके दिखाना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जल्दी से इसे आप ड्रॉ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलो अगला टॉपिक जो लास्ट अपने पास थर्ड रिएक्शन आती है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने देखा था कि अपने को डिस्प्लेस करना होता है। अपन कार्बन के साथ कोई भी एक अलग एटम जुड़ा हुआ है एंग्स, इस बॉन्ड को अपन ब्रेक करने वाले हैं। तो अपन ने कल देखा था कि जब भी बॉन्ड क्लीवेज होता है तीन तरीके की कंडीशन अपने पास में आ सकती है। या तो कार्ब कैटायन बन सकता है, या कार्ब एनायन बन सकता है, या फिर कार्ब फ्री रेडिकल बन सकता है। इसी बेस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अपन तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। पहला अपने पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा अपने पास आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा अपने पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको अपन इन शॉर्ट कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको अपन लिखते हैं SE रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक, इसको अपन लिखते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर अपन बात करें जनरल वे में कि ये कहाँ पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया होती है। कारण एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिकली ऑलवेज बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन कब होगी, जब अपन हाई टेम्परेचर या फिर सनलाइट का यूज करेंगे। सनलाइट या हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन देखते हैं हेलोजिनेशन का। हेलोजनीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल यहाँ पर सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन हेलोजन डेरिवेटिव्स के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया है। हेलोजन व्युत्पन्न के द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया है। हेलोजन डेरिवेटिव मतलब अपन बात करेंगे RX की, एल्किल हैलाइड के द्वारा ये अभिक्रिया दी जाती है। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन अपने को यहाँ पर पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से। सबसे पहली रिएक्शन जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के साथ अपन देखने वाले हैं। बेंजीन को अपन ने रिएक्ट करवाया है नाइट्रेशन मिक्सचर नाइट्रिक आदि मिश्रण के साथ में, जो कि है HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 का सॉल्यूशन। इसके साथ रिएक्ट करवाने पे नाइट्रोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट अपने पास बन करके आ रही है। रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप अपन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का करेंगे। अपन ने लिया है HNO3 और साथ में अपन ने लिया है H2SO4।
इन दोनों की आपस में अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से OH निकलेगा। HNO3 की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने पास में HNO3 की आएगी। ये OH और H2SO4 एसिड है तो वो अपना H+ देगा, जिससे H2O का मॉलिक्यूल तो हो जाएगा बाहर। अगर यहाँ से OH निकला तो पीछे जो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास जनरेट हो जाएगा वो है NO2+ और साथ में अपने पास बच जाएगा HSO4-। ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके ऊपर आकर के ये NO2+ अटैक करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस तरफ मूव करूं तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसपे जाकर के ये जुड़ जाएगा और रैंडमली यहाँ बच जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या स्पीशीज बन के आई, क्या इंटरमीडिएट बन के आया। इंटरमीडिएट जो इस बार अपने पास बन के आया है उसमें यहाँ पर आपका NO2 जुड़ चुका है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ साइमल्टेनियसली अपना हाइड्रोजन जो है वो अभी भी पड़ा है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। आपका ये होमवर्क रहा कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे। नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन फिर से यही मिलेंगे। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो उसका हाइब्रिड मैं आपको बता देती हूँ। रेजोनेटिक हाइब्रिड जो आपके पास बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 5 कार्बन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज को घूमता हुआ दिखाओगे और इस कार्बन पे आपको NO2 और हाइड्रोजन दोनों लगे हुए मिलेंगे। ये रेजोनेटिक हाइब्रिड अपने पास में बन करके आएगा। इस रेजोनेटिक हाइब्रिड से अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप होता है एरोमेटाइजेशन का। एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को क्यों खोएगा, नहीं खोएगा, तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को वापस पाने के लिए इस हाइड्रोजन को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाने के लिए बोलेगा। और अगर ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर के जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खुद से सैचुरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जो कंपाउंड बन के आएगा उसमें बॉन्ड का जस्ट रिवर्स अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ अगर बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा है तो इसका जस्ट रिवर्स अरेंजमेंट यानी कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट अपने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर अपने को NO2 भी मिलेगा। ये नाइट्रोबेंजीन बन के आएगा, वहां से H+ बाहर निकलेगा और ये जो H+ बाहर निकला है वो आपके H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HSO4 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 को बनाएगा। सिंपली ये रिएक्शन अपने यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इस रेजोनेटिक हाइब्रिड के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अगली रिएक्शन को देखते हैं। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए अपन पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी कंपाउंड लेंगे उसके लिए कंडीशन नेसेसरी आ जाएगी Hµ। सनलाइट या फिर डाल दीजिएगा हाई टेम्परेचर को। क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा और पहला जो कंपाउंड बन के आएगा वो रहेगा आपका मेथिल क्लोराइड। इसके ऊपर फिर से अटैक होगा इसी Cl2 का और वही सनलाइट की प्रेजेंस अपने पास रहेगी। यहाँ बाई प्रोडक्ट HCl। इसी तरीके से यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl बन के आएगा आपका ये वाला। उसके बाद जब आप फिर से इसको रिएक्ट करवाएंगे सेम कंडीशंस पे तो बन के आ जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगला काम फिर से करेंगे तो इस बार बन के आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड तक अपना पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैनर में होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं आपको यहाँ फिर से एक बार नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी अपन ने जस्ट देखा था इसको पीछे। पेरोक्साइड मैकेनिज्म जो अपन ने करी थी एडिशन रिएक्शन की, एग्जैक्टली उसी मैकेनिज्म से ये वाली रिएक्शन भी होने वाली है। नहीं होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वैसे हो जाएगी बहुत ही इजी वे के अंदर। अब जो लास्ट रिएक्शन अपने पास सब्स्टिट्यूशन में बची है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो जल्दी से देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सेम वही तरीका जो एलिमिनेशन में देखा था, दो तरीके की होगी, एक SN1 है एक SN2 है, यानी यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। एक का अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो भी कौन सी, नाभिक स्नेही, और यहाँ क्या हो जाएगा द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन का नाम फिर से वही RDS स्टेप में देख लो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ देखें तो पहले स्टेप में जो अपना RDS है उसके अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए अपन ने बोल दिया SN1 रिएक्शन है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खुद पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन के आएगा, फिर से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन को अप्रोच करके कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ब कैटायन है वो sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर स्ट्रक्चर को रखता है, इसीलिए बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है। अब SN2 रिएक्शन की तरफ आते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, साइमल्टेनियसली कार्बन और न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बनता हुआ भी दिखाई देगा, जो कि अपन यहाँ देख सकते हैं।
न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनना और इस हैलोजन के साथ बॉन्ड टूटना, दोनों अपन साथ साथ देख रहे हैं, इसी को ट्रांजिशन स्टेट नाम दिया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप, एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन स्टेप का बनना कभी भी स्टेप में काउंट नहीं होता है, तो अपन इसको केवल सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बोलेंगे, जिसमें ये सीधा इसमें कन्वर्ट हो गया, बीच में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही, इस बार अटैक कहाँ से होगा, केवल पीछे की साइड से अटैक हो सकता है, जहां से बॉन्ड टूटा है उधर से आकर के तो कोई अप्रोच कर नहीं सकता, इसीलिए बैक साइड से ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और ऑलवेज अपने को जो कॉन्फिगरेशन होगा उसमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा, विन्यास का प्रतिपन देखने को मिलेगा। विन्यास के प्रतिपन के साथ होने वाली अभिक्रिया हो गई आपकी SN2 अभिक्रिया, जो कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, और SN1 अभिक्रिया जो कि इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन के थ्रू होती है। इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अपने यहाँ पर खत्म होती है। अब लास्ट रिएक्शन अपने पास में बची है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, या यूं कहते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर अपन एग्जांपल लेने वाले हैं आइसोमराइजेशन का। स्टार्ट करते हैं उस रिएक्शन को। चलो, अब जो अपनी लास्ट रिएक्शन बची है वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन अपने पास में लास्ट बची है। क्या करना है, मॉलिक्यूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कुछ नया नहीं जोड़ना, उसमें से कुछ बाहर नहीं निकालना, केवल एटम्स को ही रीअरेंज करना है। पहला एग्जांपल जो अपन इसमें देख रहे हैं वो आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवीकरण अभिक्रिया। इस समावयवीकरण अभिक्रिया में अगर अपन देखें तो मैंने लिया है यहाँ पर एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन को मैंने यहाँ पर लिया है। इस एन ब्यूटेन को अगर अपन लुईस एसिड AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये रीअरेंज हो जाता है। यहाँ से ये मैथिल ग्रुप इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि अपने पास में 2 मेथिल प्रोपेन बन के आता है, जो कि चेन आइसोमर है इस एन ब्यूटेन का। यहाँ पर चेन आइसोमरिज्म अपने को देखने को मिल रही है। तो ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल अपन इसमें देख लेते हैं फ्रिस रीअरेंजमेंट या फ्राइस रीअरेंजमेंट का। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अपन ने एक एस्टर ग्रुप लिया है, इस एस्टर ग्रुप के अंदर पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन, ये हो गई अपनी पैरा हाइड्रोजन, ये हो गई अपनी ऑर्थो हाइड्रोजन, इनकी शिफ्टिंग के थ्रू अपन एक नया रीअरेंजमेंट ला करके 2 फंक्शनल ग्रुप वाला एक प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो COCH3 पूरा का पूरा अपना कीटोनिक ग्रुप है, ये ग्रुप इस ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर रीअरेंज हो जाएगा और रीअरेंज होकर के ये प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके अंदर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अपने को नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई भी चीज रीअरेंज क्यों होगी, जब तक उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। हर चीज स्टेबल होना चाहती है, आप भी स्टेबल होना चाहते हो, मैं भी स्टेबल होना चाहती हूँ। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। अब आपका और मेरा कन्वर्सेशन भी तो इसी का एग्जांपल है ना। आप स्टेबल होना चाहते हो, एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, और मैं आप लोगों के साथ अपनी इस एनर्जी लेवल, अपने इस स्टडी मटेरियल को बांट करके खुश होती हूँ। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है अपना, वही आपका रिजल्ट लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट भी लेकर के आएगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये इसी पे बेस्ड है कि इंटर कन्वर्जन के थ्रू अपन एनर्जी को बाहर निकाल सके और उसके थ्रू स्टेबलाइजेशन को ला सके। इसी के साथ आज का ये जो अपना शुरू का पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो खत्म होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला जो टॉपिक अपना बच गया है वो अपन कल के वीडियो में इसी टाइम 3 बजे फिर से शूट करेंगे। सब लोग रेडी रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर के। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, कल से फिर से अपन इसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, पर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर। थैंक यू।